नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के जो विज्ञान का विषय है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, इस एक वीडियो में ही जो है हमने आपकी पूरी किताब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक के सभी प्रश्नों का जो है समावेश किया है। तो इसके अलावा आपको कोई वीडियो जो है नहीं देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन में से जो है लगभग 90% जो है आपके एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर याद करना है। और देखिए अब हमारा सबसे पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आ चुका है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसके वार्षिक में आने के चांस कम रहते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। मिट्टी का घड़ा जो है सरंध्र होता है यानी कि उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके कारण अंदर का जल जो है घड़े की सतह पर आ जाता है। ठीक है। और जिसके वाष्पन के लिए जो है ऊष्मा घड़े के जल के आसपास के वातावरण से जो है ली जाती है। इससे जो है आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। इससे घड़े का जल भी जो है ठंडा रहता है। तो इस वजह से जो है घड़े का जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये कारण वाले क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर इस पार्ट से पूछे जाएंगे। कारण वाले क्वेश्चन पार्ट कोई सा भी हो उनमें से कारण वाला क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो अगला है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक है। देखिए जब भी हम कोई गैस वगैरह है अगर उसको हमारे हथेली पर डालें या इत्र यानी कि जो सेंट आती है उसको डालें या पेट्रोल को डालें तो हमारी जो हथेली है वो ठंडी हो जाती है। और देखिए कारण क्या है इसका कि ये जो है वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जब इन्हें हथेली पर डालते हैं तो इनके कण हमारी हथेली तथा आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमारी हथेली जो है ठंडी हो जाती है। इसके बाद देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें जो है किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए, है ना। तो ये आप इसका आंसर कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कारण वाला ही कि हमें इत्र की जो गंध है बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो इसका आंसर ये है, तो आप इसका आंसर याद कर लेना। इसके बाद देखिए हम जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की भी इसी वीडियो में जो है चर्चा कर लेंगे। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन पर जल की भौतिक अवस्था प्रेक्षण करने पर कैसी होती है। तो देखिए 273 केल्विन पर जो है ये ठोस में पाया जाता है। अगला है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगभग हर जिले में जो है पूछा जाता है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि ठोस CO2 को ही जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला है कि संपीड़ितता का गुण जो है सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये देखिए गैस में जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो कणों की गति होती है वो बढ़ने लगती है, यानी कि गति बढ़ती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि LPG और CNG की फुल फॉर्म। तो ये भी देखिए पूछी जाती है। तो LPG की फुल फॉर्म होती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और CNG की बात करेंगे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें देखिए किसी पदार्थ के गलनांक की परिभाषा, यानी कि गलनांक से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है गलनांक कहलाता है, यानी कि वह कम से कम ताप जिस पर कोई सी पदार्थ को अगर हम गर्म करें या कुछ करें तो वो द्रव अवस्था में बदल जाना चाहिए, तो वही ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे मान लो कि एक निश्चित ताप पर जो है लोहा भी है, लोहा पिघलकर जो है द्रव बन जाता है, या जो अपना बर्फ होता है वो भी पिघलकर जो है द्रव बन जाता है ठोस अवस्था से। ठीक है ना। तो उनका जो न्यूनतम ताप होता है जो उसको गलाने के लिए पर्याप्त होता है वही गलनांक कहलाता है।
देखिए अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए कोई किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है वो मतलब द्रव अवस्था में न बदलकर डायरेक्ट ही जो है गैस अवस्था में बदल जाए तो वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला है कि विसरण किसे कहते हैं। तो देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है ज़्यादा है और हम देखिए पूरे राजस्थान का जो है ये सिलेबस इसमें कवर करते हैं। यानी कि देखिए राजस्थान में जो है हर ज़िले में जो है अलग अलग पेपर पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है थोड़े जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी का हमें इसमें समावेश करना होता है। तो आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके जो अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में भी आ चुके होंगे, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और जो क्वेश्चन अर्धवार्षिक में नहीं आए उनको आप याद कर सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो देखिए इसमें पदार्थ की ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह से जो है द्रव अवस्था की भी कोई 3 अवस्थाएं पूछी जा सकती हैं और इसी तरह जो है गैस अवस्था की भी कोई 3 जो है विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है जो मेजर क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं और वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या होती है, देखिए वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, जैसे जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कारक की बात करेंगे तो कारक में देखिए एक तो आता है हमारा सतह क्षेत्र, एक आता है हमारा तापमान और एक आता है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता। तो इसका ये और जो है आंसर याद कर लेना और एक आती है वायु की गति। इसके बाद देखिए अपना दूसरा पार्ट है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें देखिए एक तो आपसे कोलाइड की और एक आपसे निलंबन की जो है परिभाषा पूछी जा सकती हैं, तो दोनों परिभाषाएं आपको याद करनी है। और इसके बाद देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एमसीक्यू में देखिए वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो क्या होती है, पारा, ठीक है ना, पारा होती है। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन होती है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो देखिए वायु में ऑक्सीजन जो है 21% जो है पाई जाती है। और एक क्वेश्चन आपसे सदाबहार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। तो देखिए पीतल 2 धातुओं का मिश्रण है, एक तो जिंक जो कि लगभग 30% मिलाया जाता है और एक है कॉपर जो कि लगभग 70% मिलाया जाता है। इसका जो है समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और इन्हें मिश्रण क्यों समझा जाता है। तो मिश्र धातु क्या होती है, देखिए ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उसके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को जो है मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। जैसे पीतल है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। इसके बाद देखिए आपसे संतृप्त और असंतृप्त विलयन की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की जो है परिभाषा आपको याद करनी है। इसके बाद देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है लगभग पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। और इसके बाद देखिए अगला पार्ट है हमारा परमाणु एवं अणु। तो परमाणु एवं अणु में देखिए एक तो आपको फॉर्मूले जो है पूछे जाएंगे जिसमें है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके फॉर्मूले जैसे यहाँ पर बनाना सिखा रखा है, तो आपसे बनाना नहीं पूछा जाएगा, केवल डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पूछे जाएंगे। तो देखिए जैसे ये है सोडियम ऑक्साइड का Na2O है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सोडियम सल्फाइड का Na2S हो जाएगा, Na2S हो जाएगा। और इसी तरह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहुपरमाणु के आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुपरमाणु के आयन क्या होते हैं कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश
विद्यमान हो उन्हें परमाणुक आयन कहते हैं। यानी कि परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर जो है नेट आवेश विद्यमान होना चाहिए, जैसे प्लस में या माइनस में, तो वो क्या कहलाते हैं, परमाणुक आयन कहलाते हैं। जैसे मान लो अमोनियम आयन जिसको NH4+ हम बोलते हैं, कार्बोनेट आयन है जिसको CO3 2- हम बोलते हैं, और सल्फेट आयन जिसको हम SO4 2- हम बोलते हैं, आदि जो है बहुपरमाणिक आयन है। क्लियर। इसके बाद देखिए एक और रासायनिक सूत्र का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कॉपर नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये मतलब 5 और 4 ये नो फॉर्मूले हैं, इनसे ही आपका 100% जो है क्वेश्चन आपका इसका फॉर्मूले का पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इनको आप जो है फॉर्मूले को याद कर लेना। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। क्लियर। कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, CaCl2। और इसी तरह से जो है हमारा कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 का होल ट्वाइस है ना, CuNO3 का होल ट्वाइस जो है ये हो जाएगा। अगला है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा AlCl3। और अगला जो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोबाल्ट का प्रतीक है, यानी कि कोबाल्ट को किससे जो है लिखा जाता है, तो CO से जो है कोबाल्ट को लिखा जाता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है, तो देखिए नाइट्रोजन की जो है 2 परमाणुकता होती है। और ओजोन का सूत्र है, देखिए ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है, तो O3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो दोनों नियम है, दोनों नियम अलग अलग 1-1 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन को साथ में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि किसी पदार्थ का कोई द्रव्यमान है या किसी अणु का कोई द्रव्यमान है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, सेम उसी तरह से जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अगला है कि स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद देखिए संयोजकता किसे कहते हैं, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा समता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसके बाद देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो परमाणु सिद्धांत है उनके क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, जिसमें देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का मुख्य बिंदु ये आपको याद करना है। क्लियर। और इसके बाद देखिए अगला पार्ट है परमाणु की संरचना। 4 पार्ट परमाणु की संरचना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी कि उसकी जो है क्या लिमिट है या उसमें क्या कमियां रही हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ये आपको लिखनी है। अगला देखिए अगला है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो ये परमाणु मॉडल में से भी एक क्वेश्चन आपका 100% जो है पूछा जाएगा। तो इनमें से जो क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक में आ चुका है उसको छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। इसके बाद देखिए ये बोर का परमाणु मॉडल ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर करना है। और इसके बाद देखिए आपसे समस्थानिक और समबारीकी परिभाषा या इनके उदाहरण या इनका उपयोग आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। और देखिए समस्थानिक के जो उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक है जैसे जिसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। देखो पहला तो है प्रोटियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसकी जो है द्रव्यमान संख्या 2 है। इसी तरह से आपको ये याद कर लेने हैं। अगला जो है संबारिक है, संबारिक में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक
भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है संबारिक कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे लेकिन जो है द्रव्यमान संख्या समान होगी, वो संबारिक कहलाते हैं। देखो संबारिक के जो उदाहरण हैं जैसे आर्गन 18, आर्गन 14 है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये जो है परस्पर संबारिक है ना, ये आपको याद कर लेना है। समस्थानिकों के प्रयोग जो है आपसे पूछ सकता है, तो ये प्रयोग देखिए, एक तो है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, और कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज में जो है आयोडीन 131 के समस्थानिक का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये यानी कि समस्थानिक और संबारिक से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, या तो वो परिभाषा पूछ सकता है, या उदाहरण पूछ सकता है, या उपयोग पूछ सकता है। इसके बाद देखिए हम एमसीक्यू की बात करेंगे, तो न्यूक्लियन में होते हैं, देखिए न्यूक्लियन में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक निम्न में से किस तत्व का है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा ये कोबाल्ट का है। अगला क्वेश्चन है कि समान न्यूक्लियनों वाला तत्व समूह है, तो इसमें कैल्शियम और आर्गन इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे बड़े क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी, ये आपको करना है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग के टेक्सण बताइए, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। और इसके बाद देखिए अगला पार्ट है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, तो देखिए एक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जो है हमारी केमिस्ट्री के पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है बायोलॉजी के पार्ट स्टार्ट होते हैं, तो ये बायोलॉजी का पहला पार्ट है जिसमें जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तो हमें ये याद करना है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो देखिए लाइसोसोम में क्या होता है कि कोशिकीय उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब जो है लाइसोसोम फट जाते हैं, और इसमें उपस्थित एंजाइम जो है अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग से कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपसे अंतर पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक वाला और एक पादप कोशिका जंतु कोशिका। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजलीघर होता है और क्यों, तो ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, ये भी जो है अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। इसके बाद देखिए इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक समूह हैं, तो देखिए कोशिका सिद्धांत जो है सिलीडन एवं स्वान ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीडन एवं स्वान। अगला क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली के रूप से कौन जाना जाता है, तो लाइसोसोम जो है जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का निर्माण होता है, तो देखिए ये गोल्जी उपकरण में जो है इसका निर्माण होता है। इसके बाद देखिए केंद्र के कोई 4 कार्य आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। और इसके बाद देखिए जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और इसके थोड़ा सा वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसी के साथ जो है पादप कोशिका का नामांकित चित्र और इसका जो है वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है ऊतक, तो ऊतक में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की जो है आवश्यकता होती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 की आवश्यकता होती है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए न्यूरॉन का जो है नामांकित चित्र आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद देखिए रेखित अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में भी अंतर आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करना। और इसके बाद जो है
ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, इन तीनों पेशियों में भी आपसे अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें है कि जटिल ऊतक का उदाहरण है, तो इसमें देखिए समन ऊतक जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एरेनकाइमा जो है पाया जाता है, तो ये देखिए जलीय पादपों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसमें आपको ये याद करना है कि ये इनके जो है क्या कार्य हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य आपको याद रखने हैं। क्लियर। तो देखिए फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है पेड़ पौधों में जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये देखिए इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का जो है ऊर्ध्वाधर समन होता है, यानी कि ये पौधों को पानी और खनिज लवण का जो है आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है ये देखिए फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है हमारे फिजिक्स के पार्ट आ जाते हैं, जिसमें गति पहला पार्ट है। तो इसमें देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए, या चाल और वेग की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है इसमें, जिसको हम सोल्व कर लेते हैं कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो देखिए इसमें हम गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दे रखा है उसको लिखेंगे। इसमें ट्रॉली का प्रारंभिक वेग जिसको हम u बोलते हैं वो 0 दे रखा है। समान त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और अंतिम वेग जो है v हमें निकालना है, और समय दे रखा है t बराबर 3 सेकंड। तो इसमें देखिए हम गति का प्रथम समीकरण जो है यूज करेंगे। इसमें देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो मान रखेंगे तो v बराबर देखिए u की जगह 0 आ जाएगा, और a की जगह 2 आ जाएगा, और t की जगह 3 आ जाएगा। इस तरह से 2 और 3 का गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 मीटर पर सेकंड इसका जो है आंसर होगा, अर्थात जो है ट्रॉली का 3 सेकंड बाद वेग जो है 6 मीटर पर सेकंड होगा। इसके बाद देखिए वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए आपसे गति के तीनों समीकरण पूछे जा सकते हैं, तो गति के तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं। और इसके बाद अपना अगला पार्ट है बल तथा गति के नियम। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कारण वाला क्वेश्चन में है, इसमें आपसे एक कारण वाला क्वेश्चन इस पार्ट से जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि पेड़ की शाखा तथा पत्तियां जो हैं विराम अवस्था में रहती हैं, है ना, और जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाते हैं तब शाखा तो तुरंत गति की स्थिति में आ जाती है, परंतु उससे जुड़ी पत्तियां जो है जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती हैं, जिस कारण जो है शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जो है झड़ जाती हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है इसमें कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील रहती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो ऐसा देखिए जड़त्व के कारण होता है, और सारा आंसर आप याद कर लेना इसका। इसके बाद देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर करता है। अगला है निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो देखिए पाउंड, डाइन और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जो है न्यूटन होता है। अगला 1 ग्राम भार को डाइन में भी जो है पूछा जा सकता है, तो 1 ग्राम भार बराबर 981 डाइन होते हैं। इसके बाद देखिए कारण वाला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी से कूदता है तब वह मुंह के बल आगे की ओर क्यों गिर जाता है, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद देखिए न्यूटन के गति के नियमों का आपसे गति के नियम, तीनों नियमों में से कोई से भी नियम की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, और इनके उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद देखिए
हमारा अगला पार्ट आ जाता है पार्ट 9 गुरुत्वाकर्षण। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। यानी कि पृथ्वी पर हमारा जो वजन है वो अधिक होता है, जैसे ही हम चंद्रमा पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा भार बहुत ही कम जो है वहाँ पर महसूस होता है, यानी कि हो जाता है। तो देखिए इसका क्या कारण होता है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में जो है बहुत कम होता है। इस कारण जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से 6 गुना जो है कम होता है। चूँकि किसी स्थान पर किसी वस्तु का भार जो है उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है, अतः जो है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। यानी कि जो द्रव्यमान है उसकी कमी की वजह से जो है ऐसा होता है। इसके बाद देखिए उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्प्लावकता क्या होती है कि प्रत्येक द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबाए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, वही उत्प्लावकता कहलाता है। देखो जैसे हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो वो जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल हो गई या कोई कैन हो गई, अगर हम उसको पानी में डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर जो इस पर दबाव लगता है उसी दबाव को जो है क्या कहा जाता है, उत्प्लावकता कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन सदाबहार है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है समानुपातिक होता है। यानी कि किसके समानुपाती होगा, तो वो 1/r² के जो है समानुपाती होगा। अगर दूरी को यहाँ पर d दे देते हैं, कई बार क्वेश्चन में जो है r की जगह d दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/d², इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो ये देखिए जो है वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, ये भी याद कर लेना। और जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि गुब्बारे पर सुई चुभने पर वह फट जाता है परंतु दबाने पर नहीं, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी जो है आपको याद करना है, पूछा जाएगा। और इसके बाद देखिए भारी वाहनों के पहियों के टायर जो हैं काफ़ी चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद अगला पार्ट है कार्य तथा ऊर्जा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है शक्ति क्या है। शक्ति क्या है ये परिभाषा और इसका जो मात्रक है वो आपसे पूछ सकता है। तो शक्ति का जो मात्रक है वो जूल पर सेकंड या वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा के जो है रूपांतरण होते हैं। तो इसमें देखिए एक तो है स्थितिज ऊर्जा होती है, पेशीय ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा जो है रूपांतरित हो जाती है। तो ये ऊर्जाओं के नाम भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति जो है 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का जो है उपयोग करेगा। तो देखो दिया गया है शक्ति बराबर 1500 वाट और समय जो है 10 घंटे हैं, तो हमें जो है उसकी वर्क जो है ये उसमें कितने ऊर्जा जो इसमें पूछी गई है। तो देखो हम जानते हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है, अर्थात जो है P बराबर क्या होता है W/T। तो W यहाँ पर पूछा गया है तो W बराबर हो जाएगा P/T, है ना। तो इसमें क्या जाएगा देखिए 1500 × 10 वाट × घंटे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किलोवाट घंटे में जो है चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे और सोल्व करेंगे तो 15 किलोवाट घंटा बराबर 15 यूनिट। यानी कि क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है तो 15 यूनिट का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसमें देखिए MCQ क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड होता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान जो है बढ़ता रहता है। इसमें आंसर आएगा बढ़ता रहता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से d दूरी तक गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखिए mg जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा mgd हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा और वेग जो है दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो ये भी जो है दुगना हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि
कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का जो है मान निर्भर करता है, तो यह देखिए द्रव्यमान व वेग दोनों पर ही जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग दुगना करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा का मान है वो क्या आ जाता है, तो देखिए वो जो है 4 गुना हो जाता है। इसके बाद अगला पार्ट है ध्वनि। ध्वनि में देखिए एक तो आवर्तकाल और आयाम, ये दोनों परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपको याद करना है। तो देखिए आवर्तकाल क्या होता है कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो है सेकंड होता है। अगला है आयाम। आयाम क्या होता है, देखिए किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण किसी कण का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ जो है तरंग का आयाम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एक जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग जो है 440 मीटर पर सेकंड है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो है तरंग वेग दे रखा है 440 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद जो है तरंग की आवृत्ति दे रखी है 220 हर्ट्ज, और तरंग दैर्ध्य से हमसे जो है पूछा गया है। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य लेमडा इंटू आवृत्ति न्यू। ठीक है ना, तो इससे जो है तरंग दैर्ध्य बराबर क्या निकलेगा, वेग बटे आवृत्ति। तो वेग है हमारा 440, आवृत्ति है 220, तो 2 मीटर इसमें आंसर आ जाएगा, यानी कि इस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो 2 मीटर होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसर्ट हॉल की जो छतें हैं वक्राकार क्यों होती है या वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए ये भी आपको याद करना है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रास क्या है, तो देखिए ये जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है होती है। अगर मान लो कि 20 हर्ट्ज से जो है कम वो ध्वनि का परास होता है, तो ध्वनि होती है तो उसको हम सुन नहीं पाएंगे, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर हो जाती है तो हमारे कान के पर्दे भी जो है खराब हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अश्रव्य ध्वनि क्या होती है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति सुन नहीं सकता है। अगला है पराध्वनि, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इनको भी हम नहीं सुन सकते हैं, जैसे डॉल्फिन है, चमगादड़ है, पोर्पोइज है, ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात जो है गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आप जो है याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है अनुरणन क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं, और एक क्वेश्चन और है कि किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिक होती है, तो देखिए ये जो है लोहे में अधिक होती है। इसके बाद देखिए किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है सदैव होती है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो तीक्ष्ण ध्वनि इसमें जो है आंसर आएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है संचित हो सकती हैं, तो केवल धातु में जो है इसका आंसर आएगा। अगला पार्ट है आपका अंतिम पार्ट, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार जो है फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपको याद करना है, जैविक और अजैविक कारक का। अगला है वृहत पोषक क्या है और इन्हें वृहत पोषक क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक जो है अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि खेतों में
खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, या खाद और उर्वरक में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कि अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, तो इसमें जो है चावल आंसर आ जाएगा। और अगला है कवचीय मछली है, तो इसमें ओएस्टर इसका आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है खरपतवार को अपना भोजन बनाने वाली मछली है, तो ग्रास कार्प जो है इसमें आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से व्रत पोषक तत्व नहीं है, तो आयरन इसका आंसर आ जाएगा। अगला है रासायनिक उर्वरकों में मुख्यतः शामिल तत्व हैं, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी जो है कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस एक ही पार्ट में हमने आपकी पूरी किताब को जो है कवर करवाया है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा हमें भी मेहनत करने में, लेकिन हमने भी यही चाहा कि 2 या 3 वीडियो बनाने की जगह एक ही वीडियो में आपका जो है काम हो जाना चाहिए। और प्रिय विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।